नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा की कसरत शुरू। चुनाव घोषणा पत्र के लिए जिलों में गठित होगी समितियां। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई बैठक, कई मुद्दों पर की चर्चा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने शुरू किया जिताऊ उम्मीदवारों का खोज अभियान। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक, प्रभारी देवेंद्र यादव, हरीश रावत, गणेश गोदियाल रहे मौजूद। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को लेकर डीजीपी की पहल। गोरा शक्ति ऐप किया लॉन्च। लोकेशन ट्रेस के जरिए पुलिस करेगी तुरंत मदद। अल्मोड़ा जेल में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 की नकदी बरामद। अचानक हुई कार्रवाई के बाद जेल में मचा हड़कंप। भारत नेपाल सीमा पर आज से खुला बनबसा बॉर्डर। दोनों देशों के कारोबारियों की ओर से की गई पहल। 18 माह से बंद थी भारतीय वाहनों की आवाजाही। कोविड के एसओपी का करना होगा पालन। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने 2022 के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कसरत शुरू कर दी है। देहरादून में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई बैठक में घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर निशंक के मुताबिक घोषणा पत्र समिति के सदस्य सभी सांगठनिक जिलों में जाकर प्रमुख मुद्दों का फीडबैक लेंगे। साथ ही सभी जिलों में भी घोषणा पत्र समितियां बनाई जाएंगी। निशंक के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर हुई बैठक में समिति के सदस्य राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, बिशन सिंह चुफाल और शिक्षाविद डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहे। करीब 1.5 घंटे के मंथन में घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर गहनता से चर्चा हुई। खबर देहरादून से, जहां सभी दलों में जिताऊ उम्मीदवारों की खोज का अभियान शुरू हो गया है। कांग्रेस में उनके चयन के लिए 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी वर्ष 2022 के चुनाव वर्ष 2017 की गलतियों को नहीं दोहराना चाहती है, इसलिए इस बार हर कदम संजीदगी के साथ उठाया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अजय कुमार और वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीते दिनों अपने हरिद्वार दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी ऑटो चालकों के लिए कई घोषणा की थी। इसकी खुशी में आज अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। इस दौरान आप के प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधानसभा प्रभारी अमित जोशी ने कहा कि कोरोना काल में टैक्सी चालकों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर बेहतरीन कार्य किया है। यह घोषणाएं की हैं, सरकार आने पर इन पर कार्य किया जाएगा। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आए थे हरिद्वार में, तो उन्होंने उत्तराखंड की वेदना समझते हुए उत्तराखंड की जो रीढ़ है, जो हमारे टैक्सी चालक हैं, मैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, जिनका हर जगह पे प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उनके लिए 4 घोषणाएं करी हैं। उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि एक तो फेसलेस सिस्टम होगा, जहाँ पर आरटीओ का जो अधिकारी है वो प्रताड़ित नहीं करेगा, जो बाकायदा ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी।
ऑटो, टैक्सी, मैक्सी चालक के जो भाई हैं हमारे, इन सब के लिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाजपुर तहसील कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने अध्यक्षता की। बैठक में 18 से 19 वर्ष के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और वंचित मतदाताओं का नाम शामिल करने पर चर्चा हुई। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि 30 नवंबर तक मतदाता सूची के निरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर बैठक के सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाए। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस समय स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य चल रहा है, जिसमें जो 1 जनवरी 2022 के हर्ता तिथि के आधार पर नए वोटर से जो बनने हैं उनका नाम जोड़ा जाना है, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाना है। इसी तरीके से किसी की डेथ हो गई है या ट्रांसफ़र हो गए या डुप्लीकेसी हो गई है तो उनके लिए फॉर्म 7 और किसी भी अन्य किसी मतदाता के जिनके वोटर आईडी में करेक्शन है या वोटर लिस्ट में करेक्शन है उनके लिए फॉर्म 8 भरा जाना है। तो अभी हमारे 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन में हमारे ERO नेट के माध्यम से और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करीब 2500 तक फॉर्म भरे जा चुके। संयुक्त किसान मोर्चा के गाजीपुर बॉर्डर प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा डोईवाला के दौरे पर रहे, जहां किसानों और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान किसान नेता बाजवा ने किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही आगे किसान आंदोलन की रणनीति पर बोलते हुए कहा कि घोषणा के बाद तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया है, पर किसानों की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें भी पूरी की जाए। देखिए, सरकार ने घोषणा की है, देश के प्रधानमंत्री ने, तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं और इसका स्वागत संयुक्त मोर्चा ने किया है। और इसके साथ साथ ही इस आंदोलन के दौरान जो कुछ विषय हैं, जैसे कि किसानों के ऊपर 50,000 किसानों के ऊपर लगभग मुकदमे दर्ज हो गए हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ क्लियर नहीं किया है। इसके साथ ही जो लखीमपुर खीरी कांड है, जिसमें हमारे 4 किसानों को और एक पत्रकार साथी को रौंद कर मार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के पुत्र द्वारा, वो अभी मंत्रिमंडल में बने हुए। महिला सशक्तिकरण को मजबूत किए जाने के लिए उत्तराखंड डीजीपी ने गोरा शक्ति ऐप जारी किया है, जिसमें महिलाओं पर हो रहे आपराधिक घटनाओं को कम किया जा सके। इसे लेकर मंगलौर के सीओ पंकज गौरेला ने स्कूल कॉलेज में छात्राओं को गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से आपके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में पुलिस को जानकारी दे सकते हैं, जिससे आपकी लोकेशन ट्रेस होकर पुलिस की मदद तुरंत मुहैया हो जाएगी। छात्राओं ने इस ऐप को लेकर पुलिस का धन्यवाद दिया। आज हमें गोरा शक्ति ऐप के बारे में बताया है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने, और जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। हम सबको साइबर क्राइम से बचने के लिए और बहुत सी जो क्राइम्स है उससे बचने के लिए लड़कियों को और महिलाओं को सबको बहुत ही जागरूक किया है। हमारे यहाँ पर मंगलौर के सीओ सर आए और उन्होंने गोरा शक्ति योजना के बारे में हमारी कॉलेज के बच्चों को बताया। ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा और इसमें सीओ सर ने बच्चियों की सुरक्षा के लिए उनको बहुत सारे मुद्दे बताए कि किस तरह से वो क्राइम से बच सकती हैं, अपनी सुरक्षा को किस तरह से कर सकती हैं। इस तरह से वो इस ऐप को डाउनलोड करके बहुत कहीं पर भी किसी भी टाइम पुलिस की नज़र में रह सकती हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच को लेकर चल सकती हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा एक गोरा शक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें महिला और कन्याओं के संबंध में सुरक्षा के संबंध में उनकी जानकारी दी गई तो इस ऐप का कैसे प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त जो है प्राइवेट ड्रग्स और जो उनके सब आने जाने में जो प्रॉब्लम हो उस संबंध को लेकर पूरा इंट्रोडक्शन रहा। उत्तराखंड सरकार अब लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के सीएमओ डॉक्टर सविता हियांकी का तबादला कर दिया गया और डॉक्टर आरसी पंत को नया सीएमओ बनाया गया। पिछले कोविड के समय से डॉक्टर सविता हियांकी का कार्य धीमा रहा। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर पंत ने कहा कि जिले की सभी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से देखा जाएगा और जो भी खामियां होंगी उन्हें तुरंत ठीक किया जाएगा।
जिले में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफ़ी बेहतर हुई हैं और हम इस दिशा में प्रयास करेंगे कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां हैं क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उसमें जो कमी होगी तो उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। अभी हमारे जनपद में बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि जो वैक्सीनेशन चल रहा है या कोविड पे जो हमारे जो डायग्नोस्टिक चीज़ें चल रही हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। अल्मोड़ा जेल में एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कार्रवाई जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदियों से की गई, जिसमें मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 की नकदी बरामद की गई। सूचना के बाद एसटीएफ ने जेल में छापेमारी की। इस दौरान जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहा कैदी महिपाल सिंह और एक अन्य कैदी अंकित, जो बागेश्वर निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह लोग जेल में बैठकर मोबाइल के जरिए चरस, गांजे का धंधा चला रहे थे। वहीं अचानक हुई एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल में बंद अन्य कैदियों समेत अधिकारियों और बंदी रक्षकों में हड़कंप मच गया। हल्द्वानी के एफटीआई मैदान में खेल विभाग की ओर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा के तौर पर उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया जिनकी स्कूली पढ़ाई किसी कारण से छूट गई है या वे खेल प्रतियोगिताओं के शौकीन हैं। इस महाकुंभ में जिले भर के स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया और ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने खेल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। साइन करके जाएंगे बेटा आप लोग। हमारे शिक्षा, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, पंचायती राज, ग्राम विकास, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सभी की पूरी एक टीम वर्क कर रही है। खेल महाकुंभ को लेकर क्या कहना चाहते हैं? खेल महाकुंभ जो है 4 वर्षों से 2017 से आयोजित किया गया है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक इवेंट है। इसमें हमारे प्रत्येक वर्ग के वो बच्चा भी इसे प्रतिभाग कर रहा है कि जो बच्चा स्कूल से हट चुका है। इसमें ये ओपन फॉर ऑल है। आज 2 साल बाद यहाँ पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ किया जा रहा है, जो 3 दिन का यहाँ पर खेल महाकुंभ है और कोविड की वजह से नहीं हो पाया है। इससे हमारे बच्चों के, खिलाड़ियों के विकास में और उनके स्वास्थ्य में बहुत कमी हो आती है, क्योंकि खेल जो है हमारे बच्चों के लिए आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ जीवन के लिए। तैयारी तो फुल है, तैयारी फुल है सर, फुल तैयारी। क्या कहना चाहते हैं खेल महाकुंभ को लेके? सर बहुत अच्छा गेम है, मतलब सही है, प्रतिभागियों के लिए अपना हुनर दिखाने के लिए बहुत अच्छा गेम है। जसपुर में भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने दिव्यांग शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांग शामिल हुए। उन्हें व्हील चेयर, ईयर मशीन समेत कई उपकरण दिए गए। शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि पिछले 5 सालों से दिव्यांगों को कोई सहायता नहीं मिली है, इसलिए एनआईवीएच ने इस कैंप लगवाया है, जिसमें 83 लोगों को बाईसाइकिल दी गई। ऋषिकेश में जेल की हवा खा चुके एक शातिर ठग ने अपने 2 साथियों के साथ एक बुजुर्ग से 30,000 रुपए की ठगी कर दी। देहरादून रोड स्थित एक बैंक में यह वारदात हुई, जिसके बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से 22,000 नगद, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और एक बाइक बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने शहर वासियों से अनजान लोगों की बातों में नहीं आने की भी अपील की है। ये 3 ठग पकड़े हमने, शिव कुमार और उसके साथी सुरेंद्र कुमार। ये यहाँ ऋषिकेश में आगे रुड़की से नकली गड्डियाँ बना के लोगों को ठगते थे, उनको जो है अपने जाल में फंसाते थे। ये पहले भी शिव कुमार यहाँ से जेल जा चुका है और इन तीनों को पकड़ा है। इनके कब्जे से करीबन 22,000 रुपये मौके पर बरामद हुए। एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है और बैंक स्टेटमेंट बरामद हुए हैं। जो कंप्लेन वारदात करी थी और क्या ठगा था उनसे? बैंक के बाहर ठगा था और उसको बेवकूफ़ बनाया था कि जो है हम तेरे 30,000 रुपये को 1 लाख रुपए कर देंगे। इस टाइप से बेवकूफ़ बनाते थे और इनकी विभिन्न तरीके से। पिछले 18 माह से बंद भारत नेपाल सीमा पूरी तरह खोल दी गई है। बुधवार में भारतीय पर्यटक बनबसा सीमा से भी अपने निजी वाहनों से नेपाल जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोविड की एसओपी का पालन करना होगा। दोनों देशों के कारोबारियों की पहल पर नेपाल प्रशासन ने भंसार सुविधा खोल दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के बाद नेपाल सरकार ने भारत के साथ पैदल आवाजाही पहले की तरह खोल दी थी, लेकिन भारतीय वाहनों के नेपाल में प्रवेश पर रोक जारी थी। भारत की
ओर से नेपाल के वाहन और नागरिकों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।